गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करने वाले हैं जो हर रोज हर पल असल में हमारे दिमाग के लिए लड़ी जाती है। हर ब्रांड, हर कैफे, हर ऐप, ये सब हमारे दिमाग में एक छोटा सा परमानेंट घर बनाना चाहते हैं। सवाल यह है कि वो इस मेंटल रियल एस्टेट को, मतलब इस जगह को जीतते कैसे हैं। नमस्कार। और ये जंग हथियारों से नहीं बल्कि एक बहुत ही शार्प स्ट्रैटेजी से जीती जाती है, जिसे कहते हैं पोजिशनिंग। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन इसी स्ट्रैटेजी को, मतलब इसकी परतें खोलने का है। ये समझना कि कंपनियां अपनी सर्विसेज को हमारे दिमाग में एक खास जगह कैसे देती हैं। हमारी ये जो बातचीत है, ये स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स फॉर सर्विस पोजिशनिंग नाम के एक दस्तावेज पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमें टैक्सी चाहिए तो ओला या उबर ही क्यों याद आता है, या फिर फास्ट डिलीवरी के लिए ज़ेप्टो या ब्लिंकिट? इसके पीछे कोई जादू नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत सोचा समझा प्लान है। अगर हम इसकी एक टेक्निकल परिभाषा की बात करें तो पोजीशनिंग का मतलब है अपने कंपेटिटर्स की तुलना में ग्राहक के दिमाग में अपनी सर्विस की एक अनोखी, एक स्पष्ट और यादगार छवि बनाना। अनोखी छवि। हाँ, ये जो शब्द है ना, अनोखी छवि, यही सबसे जरूरी है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में शायद सबसे मुश्किल काम यही है। क्योंकि हर कोई कह रहा है कि हम बेस्ट हैं, तो इस बेस्ट की भीड़ में अलग कैसे बने? सही पकड़ा, यही तो पोजीशनिंग का सार है। ये सिर्फ अच्छा होने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों से अलग दिखने के बारे में है। देखिए, अगर बाजार में सब कह रहे हैं कि वो फास्ट डिलीवरी करते हैं, तो ग्राहक के लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता है। पोजीशनिंग का काम उस शोर में एक क्लियर सिग्नल भेजना है कि हम इस एक चीज में सबसे अलग हैं। ये एक वादा है। ठीक है, तो इस वादे को करने और निभाने के लिए कंपनियां कौन सी रणनीतियां अपनाती हैं? हमारे स्रोत के मुताबिक सबसे क्लासिक रणनीतियां जुड़ी हैं गुणवत्ता और कीमत से, क्वालिटी एंड प्राइस। हाँ, ये तो जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, अक्सर एक दूसरे की पहचान बन जाते हैं। तो पहले क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग की बात करते हैं। इसमें कंपनियां बेटर सर्विस स्टैंडर्ड पे फोकस करती हैं। उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि वो जो एक्सपीरियंस दे रही हैं वो बेमिसाल हो। जैसे लग्जरी होटल्स, ताज होटल्स का उदाहरण लेते हैं। हाँ बिल्कुल। जब हम ताज का नाम सुनते हैं तो दिमाग में कीमत नहीं आती, वो शाही स्वागत, वो शानदार सर्विस, वो वाओ वाली फीलिंग आती है। वो अपना महंगा होना अपनी बेहतरीन क्वालिटी से जस्टिफाई करते हैं। और वो अनुभव ही उनकी पोजीशनिंग है। वो आपको कमरे नहीं बेच रहे, वो आपको, आप कह सकती हैं कि महाराजा वाली फीलिंग बेच रहे हैं। उनकी मार्केटिंग में आपको कभी डिस्काउंट का ऐड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रीमियम छवि को कमजोर कर देगा। बिल्कुल। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है कीमत पर आधारित पोजीशनिंग। इसमें कंपनी या तो सबसे किफायती होने पर फोकस करती है या फिर सबसे प्रीमियम होने पर, जैसे बजट एयरलाइंस और लग्जरी एयरलाइंस। भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंडिगो और विस्तारा। हाँ। इंडिगो का वादा एकदम साफ है, ऑन टाइम, हैसल फ्री, अफोर्डेबल ट्रैवल।
वो आपको कम से कम पैसे में ए से बी पॉइंट तक पहुंचाने की गारंटी देते हैं। जब ये विस्तारा कहती है फ्लाई द न्यू फीलिंग, वो आपको एक बेहतर मील, ज्यादा लेग रूम और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस का वादा करती है, और उसके लिए वो ज्यादा पैसे भी चार्ज करती है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही जबरदस्त कामयाब हैं। यही तो बात है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने टारगेट ऑडियंस को पकड़ लिया है। लेकिन एक सवाल है, इन दोनों के बीच में जो कंपनियां हैं जो वैल्यू फॉर मनी का दावा करती हैं, मतलब ना सबसे सस्ता ना सबसे महंगा, पर कीमत के हिसाब से सबसे अच्छा, क्या ये सबसे खतरनाक पोजीशन नहीं है? क्योंकि आप ना तो सस्ते के लिए जाने जाते हैं ना बेस्ट के लिए। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और बिजनेस की दुनिया का एक क्लासिक डिलेमा भी। स्टक इन द मिडल होना कई ब्रांड्स के लिए मुश्किल साबित हुआ है, लेकिन अगर इसे सही से किया जाए तो ये सबसे बड़ी मार्केट को कैप्चर करने का तरीका भी है। जैसे मारुति सुजुकी, अच्छा, वो न तो नैनो जितनी सस्ती है न ही मर्सिडीज जितनी लग्जरियस, लेकिन भारत के मिडिल क्लास के लिए वो वैल्यू फॉर मनी का दूसरा नाम है। उनका वादा है रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस और अच्छी रीसेल वैल्यू। ये एक बहुत मजबूत पोजीशनिंग है। मतलब वैल्यू फॉर मनी का वादा भी बहुत क्लियर और कंसिस्टेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली। और यहाँ एक साइकोलॉजी काम करती है। कीमत अक्सर गुणवत्ता का सिग्नल देती है। ये सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है, ये एक कॉग्निटिव शॉर्टकट है जो हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है। जब हमारे पास किसी सर्विस को जांचने के लिए पूरी जानकारी या समय नहीं होता, तो दिमाग कहता है अगर ये महंगा है तो बनाने वाले को जरूर अपने प्रोडक्ट पर भरोसा होगा। वाह, ये कीमत और गुणवत्ता का खेल अब बदल रहा है। पहले लोग शायद बेहतर सर्विस के लिए ज्यादा पैसे देते थे, पर आज लगता है लोग समय के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। और यहीं पर शायद अगली दो रणनीतियां, सुविधा और ग्राहक सेवा, सब पर भारी पड़ जाती हैं। बिल्कुल। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कन्वीनियंस इज द न्यू लग्जरी। समय ही सबसे बड़ी दौलत है। सही कहा। कन्वीनियंस यानी सुविधा पर आधारित पोजीशनिंग का पूरा फोकस इसी बात पर होता है कि ग्राहक की जिंदगी को कैसे आसान बनाया जाए। समय की बचत इसका मूल मंत्र है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद यूपीआई है। सोचिए, 10-15 साल पहले पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाना, फॉर्म भरना, लाइन में लगना। हाँ, और आज मोबाइल निकाला, स्कैन किया और पैसे ट्रांसफर सेकंड्स में। इसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को बदल कर रख दिया है। बैंक अब अपनी ब्रांड से नहीं, अपने ऐप की स्मूथनेस से जाने जाते हैं। जो कंपनी ग्राहक का समय बचाती है, वो एक तरह से उन्हें लग्जरी दे रही है। जोमैटो और स्विगी खाना नहीं बेच रहे, वो आपको खाना बनाने के झंझट से आजादी बेच रहे हैं। सही है। अमेज़न आपको सामान नहीं बेच रहा, वो आपको बाजार जाने और भीड़ में धक्के खाने से बचा रहा है। सही है। और सुविधा के साथ ही जुड़ी है ग्राहक सेवा, यानी कस्टमर सर्विस। यहाँ सर्विस क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि सर्विस देने वाले का बर्ताव कैसा है, वो ह्यूमन टच। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां का खाना 5 स्टार था, लेकिन वेटर का व्यवहार बहुत रूखा था। तो शायद आप दोबारा वहां जाने से पहले सोचेंगे। मैं तो कहूंगी कि अच्छी सर्विस तो अब एक बेसिक एक्सपेक्टेशन बन गई है। ये कोई वाव फैक्टर नहीं रहा। असली जादू तब होता है जब सर्विस आपकी उम्मीद से भी आगे निकल जाए। मुझे याद है, एक बार मैं एक होटल में रुकी थी। चेकआउट के समय मैंने कैब बुक की। जब मैं नीचे आई तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे पानी की एक बोतल और एक सैंडविच देते हुए कहा, मैम एयरपोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, आपको भूख लग सकती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। उस सैंडविच की कीमत शायद 50 रुपए होगी, लेकिन वो जेस्चर प्राइसलेस था। मुझे आज भी वो होटल याद है। यही ग्राहक सेवा की ताकत है। ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है। जब कोई कर्मचारी आपकी समस्या को सच में हल करना चाहता है, तो ग्राहक को लगता है कि कंपनी को सिर्फ उनके पैसे से नहीं, बल्कि उनसे भी मतलब है। ये लेन देन से बढ़कर एक रिश्ता बन जाता है। इमोशनल कनेक्शन, ये बहुत पावरफुल बात है, क्योंकि तर्क से तो आप ग्राहक को एक बार जीत सकते हैं, लेकिन भावना से आप उसे हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। तो एक तरफ कीमत है, दूसरी तरफ सुविधा। पर क्या हो जब आपकी सर्विस इतनी जटिल हो कि ग्राहक को ना तो कीमत समझ आए, न ही गुणवत्ता, जैसे कोई डॉक्टर या वकील। तब एक तीसरी, शायद सबसे शक्तिशाली ताकत काम आती है, भरोसा। और भरोसा बनाने की रणनीति है विशेषज्ञता, यानी स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल, ये हमारे स्रोत की अंतिम रणनीति है। इसका मतलब है किसी एक खास क्षेत्र में माहिर होना।
हम सब कुछ करते हैं के बजाय संदेश होता है हम सिर्फ ये एक काम करते हैं और इससे हमसे बेहतर कोई नहीं करता। सोचिए, एक लॉ फर्म है जो हर तरह के केस लेती है और एक दूसरी लॉ फर्म है जो सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केस देखती है। अगर आपका मामला उसी से जुड़ा है तो आप किसके पास जाएंगे? जाहिर है उस स्पेशलिस्ट के पास। ये रणनीति पूरी तरह से विश्वास बनाने के बारे में, खासकर उन सेवाओं में जहां जोखिम बहुत ज्यादा होता है, जैसे मेडिकल सलाह, कानूनी सलाह या फाइनेंशियल प्लानिंग। जब आपकी सेहत या आपके पैसे दांव पर लगे हों तो आप कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बल्कि एक मास्टर ऑफ वन चाहते हैं। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूज कर रही है। एक तरफ हम स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ Amazon जैसी कंपनियां हैं जो दी एवरीथिंग स्टोर बनकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। ये तो स्पेशलाइजेशन के सिद्धांत के बिल्कुल उल्टा है। ऐसा कैसे? बेहतरीन सवाल। और देखिए, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। सतह पर देखने पर लगता है कि Amazon सब कुछ करता है, लेकिन असल में Amazon की स्पेशलाइजेशन सब कुछ बेचने में नहीं है। उनकी असली स्पेशलाइजेशन है लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एक फ्रिक्शनलेस कस्टमर एक्सपीरियंस बनाने में। अच्छा, वो हर सामान के स्पेशलिस्ट नहीं है, वो कन्वीनियंस और स्केल के स्पेशलिस्ट हैं। उनका वादा ये नहीं है कि हमारे पास बेस्ट किताबें हैं। उनका वादा है हम आपको कोई भी किताब सबसे तेजी से और सबसे आसानी से पहुंचाएंगे। अच्छा, तो स्पेशलाइजेशन का मतलब कम चीजें करना नहीं, बल्कि किसी एक वादे में दुनिया में बेस्ट होना है, चाहे वो वादा क्वालिटी का हो, स्पीड का हो या स्केल का। एग्जैक्टली। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कंपनियों को ध्यान में रखना होता है। ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपको मार्केट चेंजेस के प्रति कमजोर भी बना सकता है। सोचिए, अगर कल को कोई नई तकनीक आ जाए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जरूरत को ही खत्म कर दे, तो वो लॉ फर्म खतरे में आ जाएगी। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, गहरी एक्सपर्टीज बनाम ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो आज के हमारी इस पड़ताल में हमने देखा कि कंपनियां कैसे हमारे दिमाग में जगह बनाने के लिए अलग अलग हथियार इस्तेमाल करती हैं। कुछ बेहतरीन गुणवत्ता का झंडा लहराती हैं, तो कुछ सबसे कम कीमत का। कुछ सुविधा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाती हैं, तो कुछ अच्छी ग्राहक सेवा से हमारा दिल जीतती हैं, और कुछ अपनी गहरी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके हमारा अटूट भरोसा जीतती हैं। और ये पहचान ही उनका सबसे बड़ा एसेट, उनकी सबसे कीमती जायदाद होती है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए टेक अवे ये है कि अगली बार जब कोई ब्रांड चुने, चाहे वो कोई कॉफी शॉप हो, कोई बैंक हो या कोई ऑनलाइन सर्विस, तो एक पल के लिए सोचें। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चुन रहे, आप एक वादा चुन रहे हैं। वो ब्रांड आपसे क्या वादा कर रहा है? जब आप इस खेल को समझने लगेंगे तो आप एक ज्यादा जागरूक और पावरफुल ग्राहक बन जाएंगे। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई एक कंपनी इन सभी पांचों रणनीतियों, बेहतरीन गुणवत्ता, सबसे कम कीमत, अत्यधिक सुविधा, शानदार ग्राहक सेवा और गहरी विशेषज्ञता को एक साथ सफलतापूर्वक अपना सकती है? या फिर दिमाग में एक मजबूत और यादगार पहचान बनाने के लिए किसी एक या दो वादों में माहिर होना ही हमेशा सबसे कारगर रास्ता होता है?